तुम्हें पता है ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा एटीपी कहाँ बनता है? ग्लाइकोलाइसिस नहीं, क्रेब साइकिल भी नहीं। सबसे डेंजरस और मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर ये क्लियर हो गया तो एग्ज़ाम में तो 4 से 5 मार्क्स पक्के। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना एक सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसे ईटीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। प्रोटीन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे प्रोसेस होते हैं और हमें एटीपी मिलता है। सेल जो है एटीपी जनरेट कर पाता है। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का बनना, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव मेथड से यानी कि ऑक्सीडेशन से, किसका ऑक्सीडेशन? एनएडीएच और एफएडीएच जैसे मॉलिक्यूल्स का। ये मॉलिक्यूल्स क्रेब साइकिल में बनते हैं। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं क्रेब साइकिल में। आज हम इन मॉलिक्यूल्स का यूज़ देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करके, एक सेल जो है इन मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके कैसे एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होना एनएडीएच और एफएडीएच का, और फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का सिंथेसिस होना फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब यहाँ पर है लिखा हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन एनएडीएच एंड एफएडीएच, मतलब कि एनएडीएच और एफएडीएच जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसी एनर्जी का यूज़ करके हम एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। और ये पॉसिबल तभी हो सका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। एनएडीएच और एफएडीएच जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही एटीपी जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो साइट है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए उनमें जो कॉम्प्लेक्सेस और जो प्रोटीन पाए जाते हैं पहले हम उससे फेमिलियर हो जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मैकेनिज्म को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो मोबाइल कैरियर्स होते हैं, दो तरीका के मोबाइल कैरियर्स होते हैं। पहला है साइटोक्रोम सी और दूसरा है यूबिक्यूनोन। जो साइटोक्रोम सी होता है वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की ओर ट्रांसफ़र करता है, और ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। दूसरा जो है वो यूबिक्यूनोन है। यूबिक्यूनोन जो है वो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, यानी कि ये हाइड्रोजन को कैरी करता है। 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस का नाम और उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, और इसके कंपोनेंट्स हैं FMN और आयरन सल्फर। FMN मतलब, FMN का फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दूसरा कॉम्प्लेक्स है FADH डिहाइड्रोजिनेज, और इसके कंपोनेंट्स हैं FAD और आयरन सल्फर। FAD का फुल फॉर्म होता है फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NADH का जो कंपोनेंट्स है FMN उसको बोलते हैं फेल्विन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसको बोलते हैं फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तीसरा कॉम्प्लेक्स की ओर आते हैं साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। इसके कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। अब बात करते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसके कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 साइट एंड 2 कॉपर आयन। पांचवा कॉम्प्लेक्स जो है वो एटीपेज, जिसको हम ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं F0 एंड F1, और इसी कॉम्प्लेक्स से जो है एटीपी जनरेट होता है। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट है FMN, इसका फुल फॉर्म होता है फेल्विन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FAD का जो कि दूसरा कॉम्प्लेक्स था, उस इसका फुल फॉर्म होता है फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। ग्लाइकोलिसिस तो अभी तक ऑक्सीजन तो अभी तक हमें देखने को मिला ही नहीं। ऑक्सीजन ना ही ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिला, ना ही क्रेब साइकिल में देखने को मिला। तो ऑक्सीजन का असली यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए फाइनल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है
वो पाँचों कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो सबसे लास्ट में या सबसे अंत में जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। अब यहाँ NADH के ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 एंड 5 एक्टिव होता है, लेकिन FADH के ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 एंड 5 एक्टिव होता है। इसको याद करना बहुत आसान है। NADH में कॉम्प्लेक्स सेकंड गायब है, तो FADH में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट गायब है। अब इस डायग्राम को समझने के लिए मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसको देखना, उसके बाद ये डायग्राम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहीं पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म होगा, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमें पता है मैट्रिक्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। अब देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहीं पर ये प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हमने जो 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों कॉम्प्लेक्स यहीं होते हैं और इनमें ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और हर एक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने पिछले कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हर एक कॉम्प्लेक्स अपने पिछले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली ये कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इजीली एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, फाइनल एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को बना देता है। अब चलते हैं अपने पिछले डायग्राम में। ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर तो मैट्रिक्स होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और हम जानते हैं, हमने अभी देखा कि इनर मेम्ब्रेन में ही ये सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है एंड ये कॉम्प्लेक्स 5 है। अच्छा, 1 के बाद जो है 3 आता है ना। 1 के बाद सेकेंड नहीं आता, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद आता है सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड के बाद आता है फोर्थ, उसके बाद आता है फिफ्थ। और यहाँ पर जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। ये यहाँ पर पूरी तरीक़ा से जुड़ा हुआ नहीं है और यही कारण है कि ये सबसे कम H+ आयन को पंप करता है, जिससे कि ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम ATP बनाता है, मतलब कम ATP बनाता है कॉम्प्लेक्स 1 की तुलना में, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स पर नज़र डालिए। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और इसके कंपोनेंट्स FMN और FES है। और इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज और इसका काम है NADH मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करना। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन इसके हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर होगा, ठीक है। तो ये यही काम करता है, NADH मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, उसको पंप कर देता है, उसको पंप कर देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन जो है FMN से आयरन सल्फेट पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी का यूज़ करके फिर से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 4 हाइड्रोजन जो है हमें देखने को मिल गया। 4 हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर पंप हो गई कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा। उसके बाद मोबाइल कैरियर यूबिक्विनोन आता है, वो आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और 2 हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी को दे जाता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो फिर पंप हो जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से आयरन सल्फर की ओर जाता है, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम 1 की ओर जाता है। उसके बाद आता है
अनदर कैरियर साइटोक्रोम सी, जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड के C1 कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको दे देता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ऑक्सीजन होता है उसको दे देते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर मैट्रिक्स से ही दो H+ आयन को भी एक्सेप्ट करता है और वाटर के मॉलिक्यूल बना देता है। तो यहाँ पर हमने जो रेड कलर से जितनी चीज़ें देखी वो NADH से रिलेटेड है, यानी कि NADH का ऑक्सीडेशन है। ये जो रेड कलर का हमने इलेक्ट्रॉन देखा वो NADH का था। ये जो रेड कलर का हमने H+ आयन देखा ये भी NADH का था या फिर NADH से ही रिलेटेड है। अब हम देखेंगे FADH का ऑक्सीडेशन। ठीक है, FADH का ऑक्सीडेशन थोड़ा अलग होता है। यहाँ FADH जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, FADH डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या करता है, FADH मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन FAD और फिर FES के पास जाता है। फिर से मोबाइल कैरियर यूबिक्विनोन आता है, वो आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फिर दो हाइड्रोजन को फिर से मैट्रिक्स से उठा ले जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी को देता है और फिर साइटोक्रोम बी फिर से इलेक्ट्रॉन को FES को देता है, FES C1 को देता है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम सी, ये अनदर मोबाइल कैरियर को चला जाता है और फिर साइटोक्रोम सी से फिर से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जाता है इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन की ऐसे मूवमेंट होती है और हाइड्रोजन को ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ये थर्ड कॉम्प्लेक्स पंप कर देता है। ये जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन है ये यूबिक्यूनोन मैट्रिक्स से उठाकर पंप करा देता है। और ये ग्रीन कलर इसीलिए है क्योंकि ये FADH के कारण हुआ है, FADH के ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है। और फिर जब ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होता है यूबिक्यूनोन के द्वारा, यानी कि जो FADH का इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उसके ट्रांसफ़र होने वो जैसे ही फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आता है तो इसके एनर्जी के कारण, ये जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है इसकी एनर्जी के कारण दो H+ आयन और पंप हो जाती है मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन है फिर से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कर लेता है और H+ आयन को भी एक्सेप्ट करके फिर से वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस में हो क्या रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर H+ की आयन की कंसंट्रेशन कम की जा रही है और यहाँ पर बढ़ रही है, यानी कि मैट्रिक्स से H+ आयन को कैसे ना कैसे करके कम किया जा रहा है। पहला तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल बनाकर, ठीक है, H+ आयन को एक्सेप्ट किया जा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और दूसरा तो पंप ही कर दिया जा रहा है डायरेक्ट इन प्रोटीन के द्वारा, और यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी के रिलेटिव में मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के तुलना में। इससे कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर जो H+ आयन जो है ना, जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन है, वो चाहती है कि वो मैट्रिक्स में आ जाए। ठीक है, वो मैट्रिक्स में आना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैट्रिक्स में नहीं आ सकती, क्योंकि मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये अलाउ नहीं करता ये H+ आयन को मैट्रिक्स में आने के लिए। लेकिन ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए H+ आयन जो यहाँ पर जितनी है वो आना चाहती है मैट्रिक्स में, लेकिन इसका ऐसा बात नहीं है कि इसके पास रास्ता नहीं है, इसके पास रास्ता एक ही है, ये प्रोटीन। ये फिफ्थ प्रोटीन है जिसका नाम एटीपेज है, या फिर F0 F1 पार्टिकल से भी हम इसे जानते हैं। यही मात्र एक रास्ता है जिससे कि हाइड्रोजन आयन आ सकती है। अब ये ATP जनरेट कैसे होती है, जब भी H+ आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में आती है तो हर दो H+ आयन के ट्रांसफ़र होने से, हर दो H+ आयन के पंप होने से एक ATP बन जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि ये ATP बन क्यों रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मैट्रिक्स में पड़ा हुआ होता है और इससे एनर्जी मिलती है और ये ATP बन जाता है। तो इसको एनर्जी देता है प्रोटोन मोटिव फोर्स, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये एक प्रेशर लगाएगा, ये एक फोर्स लगाएगा जब ये
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में जाएगा तो एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स से क्या होगी, जिस फोर्स से एनर्जी बनेगी और उस एनर्जी का यूज़ करके एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीक़ा से समझ सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप इसको इस तरीक़ा से समझ सकते हैं, जैसे कि डैम में क्या होता है, डैम में पानी को, वाटर को टरबाइन में फेंका जाता है। वाटर जो है टरबाइन में गिरती है और टरबाइन क्या करता है, घूमता है, और उसके घूमने से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। जस्ट वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि ये एक प्रेशर से, हाई प्रेशर से जब एफ नोट के थ्रू F1 पार्टिकल से मैट्रिक्स में जाता है प्रोटॉन, तो एक एनर्जी जनरेट होती है और F1 पार्टिकल क्या करता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पर होने वाला है, जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।